हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान। तो यहाँ पे मैं आपको क्रिस्पी नोट्स देता हूँ एंड यहाँ पे कोई भी आपको पैराग्राफ वगैरह नहीं देखने को मिलता और ना ही यहाँ पे पीपीटी देखने को मिलती है। तो आप इन नोट्स से ही अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस। अलाइंस का मतलब क्या होता है? अलाइंस का मतलब होता है कोई ग्रुप बना लेना। जैसे अभी ये इंडी अलायंस बन रखा है, सभी नेताओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते हैं, 2 से 3 कंपनियां ज्वाइन होती है आपस में और अपना एक ग्रुप तैयार कर लेती है। तो अलायंस का सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग होता है इसमें ग्रुप बना लेना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट एग्रीमेंट। कि ग्रुप बनेगा तो एक एग्रीमेंट पे बनेगा, तो हम बोलते हैं कॉरपोरेट एग्रीमेंट। एंड इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है, इसमें कितनी कंपनियां हो सकती है? मिनिमम 2 कंपनी होगी तभी तो ग्रुप बनेगा, और मोर कंपनियां भी हो सकती है। सो 2 एंड मोर कंपनी इसमें इन्वॉल्व होंगी। एंड द लास्ट पॉइंट, कि वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो अपने रिसोर्स को शेयर कर सके, एंड ऑल्सो अपने बेनिफिट्स को शेयर कर सके। और ये सब किस लिए होता है? फॉर म्यूचुअली ग्रोथ। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि अकेले हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या बना लेती है? स्ट्रेटेजिक अलाइंस बना लेती है। तो ये हैं कुछ की पॉइंट्स। कि अलाइंस का मतलब होता है ग्रुप। स्ट्रेटेजिक अलाइंस एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट होता है। ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों के बीच में होता है। और ये क्यों होता है? ताकि वो अपने रिसोर्सिस को शेयर कर सके फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। तो ये था स्ट्रेटेजिक अलाइंस, जो मैंने एक नोट्स की फॉर्म में आपको दे दिया है। अब आगे चलते हैं। इसके 4 कैटेगरीज होते हैं। तो 4 कैटेगरीज में पहले आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस अलाइंस, फिर आता प्राइस, कोलैबोरेशन, प्रमोशन और लॉजिस्टिक। तो प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और प्रमोशन, ये तो 3P है। और लास्ट है इसमें लॉजिस्टिक अलाइंस। तो समझते ही है क्या चारों? तो प्रोडक्ट और सर्विस अलाइंस में क्या होता है? इसमें हम लाइसेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस की बात होती है। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को ये लाइसेंस दे देती है कि वो उसके प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ब्रांच खोल सकती है वो नहीं, वो भी किसी न्यू प्लेस पे। जैसे कि हम देखते हैं आजकल पतंजलि स्टोर, ये हर गली में मिल जाते हैं। तो ये आपको क्या कर रही है? लाइसेंस दे रही है कि हमारे प्रोडक्ट तुम दूसरी कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी या दूसरा जो भी ब्रांच है वो बेच सकता है। तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस अलाइंस। अब आते हैं प्राइस कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन मतलब होता है मिलजुल के काम करना। तो यहाँ पे प्राइस कोलाबरेट करती है कंपनी। अब ये प्राइस कोलाबरेट कैसे करती है? फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जितने भी रास्ते में जो भी होटल वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पे ड्राइवरों को फ्री खाना मिलता है। और वो क्या करते हैं? ड्राइवर से कॉन्टैक्ट बना लेते हैं कि अपनी बस हमारे होटल के सामने रोकना, ताकि यहाँ से हमें कंज्यूमर मिल सके और बदले में हम आपको फ्री में लंच डिनर वगैरह करा देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइस कोलाब्रेशन। यहाँ पे एक कोलाब्रेशन बन जाता है, यानी मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो ऐसे होटल और बस ड्राइवर के बीच में ये काफ़ी होता है। प्राइस कोलाब्रेशन के बाद आता है प्रमोशन अलाइंस। प्रमोशन अलाइंस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 कंपनी है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। तो ये दोनों आपस में एक अलाइंस बनाती है कि कंपनी ए का जो जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको प्रमोट करेगी कंपनी बी, प्रमोट बाय कंपनी बी। तो इसको हम कहते हैं प्रमोशन अलाइंस। ये सबसे ज़्यादा सिंपल अलाइंस थी। एंड अब लास्ट अलाइंस जो है वो आती है लॉजिस्टिक अलाइंस। लॉजिस्टिक अलाइंस क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज।
और ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि जितना भी हमारा फिनिश गुड है कंपनी का, वो अपने टारगेट कस्टमर तक कैसे रीच हो रहा है। इसके बीच में जितनी भी सर्विसेज आती है, जैसे वेयर हाउसिंग की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, पैकेजिंग की सर्विसेज, वो सारी लॉजिस्टिक अलायंस देती है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, पैकेजिंग सर्विसेज, वेयर हाउस की सर्विस एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे। नोट्स पसंद आ रहे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। मार्केट प्लान। मार्केट प्लान क्या होता है? मार्केट प्लान एक होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखा रहता है? जिसमें लिखा होता है फर्म का ऑल ओवर प्लान क्या है, वो सब इसमें रिटर्न होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव तक हमें कैसे रीच करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मार्केट प्लान एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म की प्लानिंग लिखी रहती है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे रीच करना है। अब मार्केट प्लान में क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? इसमें कंटेंट होता है ये सब। अब इन सबको याद कैसे रखना है? तो इन सब का एक निमोनिक है, वो निमोनिक है SST, जो कि सब्जेक्ट होता है SST प्रोजेक्ट कंट्रोल। याद रहेगा, SST प्रोजेक्ट कंट्रोल, ये इसका निमोनिक है मार्केट प्लान का। अब देखते हैं SST प्रोजेक्ट कंट्रोल बना कैसे। S से हो गया सिचुएशन अलाइंस, दूसरे S से हो गया स्ट्रेटजी, तीसरे हो गया टैक्टिक, प्रोजेक्ट से हो गया प्रोजेक्शन, एंड कंट्रोल से हो गया कंट्रोल। ठीक है, तो ये निमोनिक है। आप चाहे तो आप अपने तरीके से निमोनिक बना सकते हो। तो SST प्रोजेक्ट कंट्रोल, ये रिटर्न मार्केट प्लान के रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है और इन सबको सीक्वेंस से याद करना है। तो यहाँ पे आता है सिचुएशनल एनालिसिस। तो इसमें हम क्या देखते हैं? मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। तो सिचुएशन देखने के लिए सबसे बढ़िया एनालिसिस कौन सी होती है? वो होती है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, एंड T फॉर थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये इंटरनल पार्ट ऑफ द कंपनी होता है। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि ये कंपनी के हाथ में होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, ये सब कंपनी को पता होता है और इस पर कंपनी वर्क कर सकती है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आता है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है और कंपनी का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। तो इसमें हम इस सिचुएशनल एनालिसिस में स्वॉट की एनालिसिस। फिर आता है मार्केट स्ट्रेटजी। मार्केट स्ट्रेटजी में हम मार्केट की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। कैसी स्ट्रेटजी डेवलप होती है इसमें? कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू वी रीच, और व्हाट्स आवर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो इन तीन चीज़ों को एनालाइज करा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे वहाँ तक रीच कर सकते हैं जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और फिलहाल हमारी करंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। तो ये सब आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। फिर थर्ड है मार्केट टैक्टिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है कि इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मार्केट टैक्टिंग क्या होता है?
मार्केट टैक्टिंग होता है अनटच एक्टिविटी या अनटच एरिया, अनटच सेक्शन। जो भी एरिया या सेक्शन जिसको अभी तक टच ही नहीं करा है, उन एरिया और सेक्शन पे फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने को हम कहते हैं मार्केट टैक्टिक। तो मार्केट टैक्टिक क्या है? अनटच सेक्शन या अनटच एरिया पे फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। देख लीजिए, मार्केट टैक्टिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो इसको मैं इंडिविजुअली भी समझा रहा हूँ। तो मार्केट टैक्टिक क्या, जैसे कि अभी हमने देखा था, वो होता है अनटैप्ड या अनटच एरिया या कोई ऐसा सेक्शन जिस पे मैनेजमेंट फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेक्शन, कि कोई ऐसा अनटच सेक्शन है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज में टच ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जितना भी अनटच्ड एरिया है उसको हम टच करके उस पर फोकस कर सकते हैं, ताकि हम अपने टारगेट कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकें। देन अनदर आता है प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डिस्काउंट प्लान कर सकते हैं। डिस्काउंट प्लान कर सकते हैं हम, ताकि हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। एंड तीसरा आता है चैनल्स। चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी चैनल हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट चैनल हो सकता है, ये हमने पढ़ा था 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। तो 0 लेवल को डायरेक्ट चैनल कहते हैं, या फिर वो इनडायरेक्ट चैनल भी हो सकता है, उसमें इंटरमीडिएट आ सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है और कौन सा चैनल अनटैप्ड रहेगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो ये था सिंपल सा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। मार्केट टैक्टिक होता है, मार्केट टैक्टिक का मतलब होता है जितना भी अनटच्ड एरिया या अनटैप एरिया होता है जिसमें फर्म फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है। अब इसमें वो 3 चीज़ों में फोकस कर सकती है। पहला आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन, पहला आ सकता है प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन। तो यहाँ पे वो क्या कर सकती है? वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे फोकस कर सकती है जो उसने आज तक किए नहीं है। उससे क्या होगा? उससे उसके टारगेट कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। देन आता है प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन में वो डिस्काउंट दे सकती है अपने कस्टमर को, ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। और तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल में क्या हो सकता है? या तो डायरेक्ट चैनल यूज़ कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट। अब उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल हमारे तरफ से अनटैप्ड रह गया है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है फोरकास्ट। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो इसमें हम किन किन चीज़ों की फोरकास्ट कर सकते हैं? हम सेल की फोरकास्ट कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंस की फोरकास्ट कर सकते हैं, एंड हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस वो होता है जहाँ पे हमारी रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। अब लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो मार्केटिंग में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? हम अपने जितने भी हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे, स्टैंडर्ड को हम मैच करते हैं विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड को हम मैच करते हैं विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करने के बाद अगर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई डेविएशन है या नहीं है, हम देखते हैं
Is there any deviation? And if yes, then we take corrective action. आपको अगर नोट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू चेन इज़ अ मार्केटिंग टूल विच हेल्प अस टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। तो वैल्यू चेन हमने कर ली है। अब चलते हैं आगे, माइकल पोर्टर वैल्यू चेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं नोट्स के ही द्वारा बता दूंगा। तो ये माइकल पोर्टर की वैल्यू चेन में 9 स्ट्रेटजीज है। कितने स्ट्रेटजीज है इसमें? 9 स्ट्रेटजीज। 9 स्ट्रेटजीज में 5 स्ट्रेटजीज जो हैं वो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं हम उसको। फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं एंड बचे हुए 4 उसको हम कहते हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा है कि वैल्यू चेन क्या होती है। ये एक स्ट्रेटेजिकल टूल होता है जो कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे माइकल पोर्टर ने अपनी वैल्यू चेन दी थी जिसमें उसने 9 स्ट्रेटजीज बनाई थी, जिसमें 5 प्राइमरी स्ट्रेटजीज थी और 4 सपोर्टिव स्ट्रेटजीज थी। तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सो प्राइमरी स्ट्रेटजीज का निमोनिक है IOOMS। इसको ऐसे याद रख सकते हो, IO माता श्री, आइयो माता श्री। कुछ ये ऐसे बोलते हैं ना साउथ के लोग, आइयो। सो यहाँ से IOOMS, आइयो माता श्री। या आप इसको अपने तरह से भी कुछ निमोनिक बना सकते हैं जिससे आपको याद रह सके। आई से होता है इनबाउंड। इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? इनबाउंड का मतलब जो विद इन द फैक्ट्री या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिंक मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है? विद इन फर्म वाली चीज़ें आती हैं इसमें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम बोलते हैं इनबाउंड। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? एग्जाम्पल जैसे ब्रिंग रॉ मटेरियल फॉर द आउटपुट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आता है ओ फॉर ऑपरेशन। और इनको सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा यानी कि मटेरियल आएगा, देन ऑपरेशन होगा, देन आगे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो होता रहता है। तो ऑपरेशन में क्या होता है? ऑपरेशन सबसे आसान है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसको? रॉ मटेरियल को किसमें? इनटू फिनिश्ड गुड। और आप भी साथ साथ इसको कॉपी में लिखते रहिए। थर्ड है आउटबाउंड। आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब देखिए इनबाउंड लॉजिस्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो विद इन द फर्म एक्टिविटीज़ होती है। आउटबाउंड जो कि आउट ऑफ द फर्म एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, ये कैसी एक्टिविटीज़ होती है? ये होती है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन,
दूसरा वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग या वेयर हाउस एक्सेट्रा। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो कि फिनिश गुड को मार्केट तक ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, इनबाउंड में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज कर लिया हमने या इन्वेंट्री कंट्रोल करा है। और आउटबाउंड में जो आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन की और वेयर हाउस, मतलब जितने भी फिनिश गुड हैं उनको हमें मार्केट तक रीच करने में जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो सब आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आते हैं। अब फोर्थ है एम। एम फॉर आता है मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो मार्केटिंग एंड सेलिंग, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है जितने भी प्रमो की एक्टिविटी होती है, यानी प्रमोशन एक्टिविटीज़। इसमें सारी की सारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हो गया एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हो गया, या फिर कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन विद कस्टमर। मतलब जो भी एक्टिविटी जो भी मार्केटिंग में या सेलिंग में हेल्प कर सकती है वो सारी एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व रहती है। एंड लास्ट है एस। एस फॉर होता है सर्विसेज। सर्विसेज में आती है, जैसे इसमें आती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, CSS, एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो ये दो सर्विस इसमें इन्वॉल्व रहती है। ये है प्राइमरी एक्टिविटी। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल ब्रिंग करना हो गया या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करना हो गया। जब हम रॉ मटेरियल ब्रिंग करके लाएंगे तो हम उससे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद उसको मार्केट तक रीच करने के लिए जितने भी फैक्टर लगते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो सब आ जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। उसके बाद जब हम मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी प्रमोशन की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, वो सब मार्केटिंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज में आ जाता है। एंड उसके बाद आता है सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस या फिर कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस। तो ये 5 प्राइमरी एक्टिविटी थी माइकल पोर्टर की। अब चलते हैं सपोर्टिव एक्टिविटी, अब चलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो सेकेंडरी एक्टिविटी का जो निमोनिक है वो पता है। सेकेंडरी एक्टिविटी का निमोनिक है पता है। फिर क्या निमोनिक है सेकेंडरी एक्टिविटी का? पता है फिर। तो P फॉर आता है प्रोक्यूरमेंट, T फॉर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, H फॉर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर से है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब समझ लेते हैं ये है क्या। तो चलता है P फॉर। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है गुड्स को यूज़ करना अपने प्रोडक्शन में, गुड्स को या रिसोर्सेज को यूज़ करना प्रोडक्शन में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गुड्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। गुड्स यूज इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कोई पेपर कंपनी है तो वो पेपर परचेज करती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोक्यूरमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमें मार्केट में बेनिफिट मिल सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व हाउ टू यूज़ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हैं लेकिन हमें रिटेंशन भी करना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का रिटेंशन इसमें इन्वॉल्व होता है। और क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेनिंग, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेन होने चाहिए। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
एक्सेट्रा, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कि हम कितनी बेहतर तरीके से अपने ह्यूमन को यूज़ कर पा रहे हैं फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। देन आता है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा का सारा क्या आता है? इंटरनल मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व ऑल द इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट जैसे कि जनरल मैनेजमेंट कैसा है, प्लानिंग मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि ये जब इफेक्टिव रहेंगे तभी हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे नोट्स की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं ताकि आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप बेसिक आइडिया से ही अपने आंसर बना पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।